अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ की। इससे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी एम्पेयर लॉ की। आज हम बात करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। सबसे पहले सेकंड एप्लीकेशन की जो है वो हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक इन्फिनाइट लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास। अगर इस तरह के कंडक्टर के अराउंड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाई यूजिंग एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक हम इसका एक्सप्रेशन उसको हम फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे, जिसकी मदद से हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अराउंड जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेक्चर इस थ्योरी के साथ कि हम स्टार्ट में थ्योरी क्या लिख कर आएंगे। कंसिडर एन इन्फिनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस आर एंड कैपिटल आर एंड कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है वो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से जो करंट है वो फ्लो कौन सा कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फिगर है ना। ठीक है, तो इसकी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, यानी कि जो ये वाली जो दरमियान वाली, ठीक है, ये यहाँ पर उसको हमने अलहदा से भी ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मज़ीद देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर इसके कुछ केस बनेंगे। ठीक है, उन केसेस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो पहला केस है वो क्या है, फॉर पॉइंट इनसाइड सिलेंडर वेयर आर इज़ लेस देन आर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो पॉइंट है ना, जहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से क्या है, छोटी है, तो उस जगह पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इमेजिन इम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल और टेक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ऑफ दिस सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड बी इज जनरेटेड द डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल इज सेम अलॉन्ग डी एंड इज सेम एंड अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ सर्कल, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि कोई एक एम्पेरियन लूप को कंसीडर कर ले, जैसे ये हमने की हुई। ठीक है, ये जो दरमियान वाली छोटी सी ना, इसकी फ़िलहाल बात करें। ठीक है, और उसका रेडियस कितना है हमारे पास, स्मॉल आर है। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे एक जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास है, डी एल है। ठीक है, डी एल एलिमेंट को हमने किया। ठीक है, और वो तो क्योंकि टेंजेंट है सेम है डी एल की, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, और वो लॉन्ग टेंजेंट है, तो उस वहाँ पर एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें लिख सकते हैं मजीद पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हैज़ करंट। ठीक है, तो उस सर्कल का जो पाई आर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, उसमें से कितना करंट बह रहा है उसको हम नाम दे देते हैं आई का। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद हम लिखेंगे वन एरिया ऑफ सर्कल हैज़ करंट। तो अगर पाई आर स्क्वायर में से अगर हमारे पास इतना करंट फ्लो कर रहा हो तो वन एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा, आई ओवर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को हम उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास से वन के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हैज़ करंट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हैज़ करंट, तो वो उसका कितना होगा, फिर जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो करंट इनसाइड कितना आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाय एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ के मुताबिक हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखें हमारे पास यहाँ पे देखें आई की वैल्यू मौजूद है, तो इस आई की जगह पे हमने इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। ठीक है, वो वैल्यू आ गई, थीटा यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशन आ रही है, यहाँ से बी को बाहर निकाल के लिख दिया, और हमें पता है कि जो इंटेग्रल टी एल है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। यहाँ पे उसको 2 पाई आर से रिप्लेस कर दिया, 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे बीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई कैपिटल और स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फैक्टर है हमारे पास ये क्योंकि कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और केस की, छोटा सा केस है, वो क्या है, फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। उस सिलेंडर के अगर एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट मौजूद हो तो उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेट उसके एक्सिस पर करना है तो वहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
पुट R इज इक्वल टू 0 टू इवेल्युएट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर R की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के जो एक्सिस पर जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और छोटा सा केस इसमें से देखते हैं। वो क्या है हमारे पास है, फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर की सरफेस पर कोई अगर पॉइंट मौजूद हो तो वहाँ पर हमारे पास कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो इस केस के लिए हमें क्या पुट करेंगे, हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r की जगह पे अब हम कैपिटल R पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, यहाँ पे स्मॉल r था तो उसकी जगह पे कैपिटल R से हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एक r कैंसिल आउट हो तो हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितनी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती किसी पॉइंट पर भी। तो एक और छोटा सा लास्ट केस यहाँ पे हमारे पास बन सकता है। वो क्या है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। अगर उस सिलेंडर से हमने आउटसाइड अगर किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो फिर क्या, अगर अब आउटसाइड की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो जो स्मॉल r है वो क्या होगा, कैपिटल R होगा। ठीक है, स्मॉल r किसका रेडियस है, वो उस पॉइंट का है। ठीक है, वो पॉइंट अगर उस सिलेंडर से बाहर होगा तो डेफिनेटली उस सिलेंड्रिकल रेडियस से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल रेडियस को हमने कैपिटल R से डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को लिखेंगे तो वो हमारे पास उसकी ये वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर से डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, एंगल 0 डिग्री पुट किया, cos 0 1 होता है। ठीक है, उसकी जगह पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये BADL की फॉर्म में आ गया तो ये 2πr के बराबर होता है। वही सेम सिंपल सी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई है, μ0/2πr आ रही है। ठीक है, और यही वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये जो μ0/2π ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आउटसाइड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है वो अगर पॉइंट पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो उस कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना ज़्यादा वहाँ पर करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा उसके उस पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और उसके जो डिस्टेंस है R, उस पर क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना दूर हम उस कंडक्टर से जो है वो पॉइंट लेंगे उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे ये लिखकर, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर डज नॉट डिपेंड upon नेचर थिन सॉलिड। और उसकी नेचर क्या हो सकती है, थिन हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करती। वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर बेशक थिन हो, सॉलिड हो या हॉलो फॉर्म में हो, तो उस चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करती। एज वेल एज इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे आज की इसकी सेकंड एप्लीकेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पेजेस का 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो ये था हमारा आई थिंक सेकंड पेज, और ये था सेकंड पेज, और ये हमारे पास इसका फर्स्ट पेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।